दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी अच्छी कहानी है। कहानी सुनकर आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द वीडोज राइट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? WIDOW, वीडो का अर्थ होता है विधवा, और एपेस्ट्रॉफी एस का अर्थ होता है का की के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपेस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया जाता है। और राइट का मतलब होता है अधिकार। द वीडोज राइट क्या मतलब हुआ? विधवा का अधिकार। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज की कहानी आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। किंग विक्रमादित्य बिकेम हैप्पी व्हेन द घोस्ट प्रॉमिस्ड नॉट टू लीव हिम एनी मोर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। बिकम का मतलब होता है बनना, सेकंड फॉर्म में बिकेम। किंग विक्रमादित्य बिकेम हैप्पी मतलब कि राजा विक्रमादित्य खुश हो गए। वैन जब, द घोस्ट मतलब कि भूत ने, प्रॉमिस्ड वादा किया, नॉट टू लीव हिम एनी मोर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो राजा विक्रमादित्य थे वो खुश हो गए जब जो भूत था उसने प्रॉमिस किया, वादा किया कि अब वो उन्हें नहीं छोड़ेगा, अब वो उनको नहीं छोड़कर जाएगा। बट, और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, लीव का मतलब होता है छोड़कर जाना या छोड़ना, उसे लीव कहा जाता है। बट ही स्टिल प्रेफर्ड टू वॉक साइलेंटली। और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है STILL। स्टिल का मतलब होता है अभी भी या फिर भी। बट ही स्टिल प्रेफर्ड टू वॉक साइलेंटली, लेकिन फिर भी उन्होंने। और दोस्तों साइलेंटली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है चुपचाप, खामोशी से। और एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करता है, तो उसे एडवर्ब कहा जाता है। आप देखेंगे ज़्यादातर एडवर्ब LY पे ही खत्म होते हैं। और प्रेफर का मतलब पसंद करना। बट ही स्टिल प्रेफर टू वॉक साइलेंटली, लेकिन फिर भी उन्होंने खामोशी से, या कह सकते हैं चुपचाप चलना पसंद किया। टूवर्ड्स द हिज डेस्टिनेशन, टूवर्ड्स मतलब की ओर, हिज अपनी, डेस्टिनेशन मतलब मंजिल, अपनी मंजिल की तरफ। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? बट ही स्टिल प्रेफर टू वॉक साइलेंटली टूवर्ड्स हिज डेस्टिनेशन मतलब फिर भी उन्होंने अपनी मंजिल की तरफ खामोशी से चलना, चुपचाप चलना पसंद किया। सीइंग हिम वॉकिंग इन हिज मैनर, सी का मतलब देखना, और ये फोर्थ फॉर्म सीइंग। सीइंग हिम वॉकिंग इन दिस मैनर, इस तरीके से उनको चलता हुआ देखकर, बेताल सेड टू हिम, बेताल ने उनसे कहा। क्या कहा देखिए, विक्रम यू आर वेरी नियर टू द हर्मिट्स प्लेस। दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। इस तरह के वाक्यों में वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है तो इन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो उसने क्या कहा, विक्रम यू आर वेरी नियर टू द हर्मिट्स प्लेस मतलब आप, हर्मिट का मतलब था साधु, और हर्मिट्स प्लेस मतलब साधु का स्थान, आप साधु के स्थान के बहुत नज़दीक हो। बट देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू टू लिसन टू माई लास्ट स्टोरी। तो उसने आगे क्या कहा, बट देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू, लेकिन अभी भी आपके पास बहुत सारा समय है, टू लिसन टू माई लास्ट स्टोरी, मेरी जो आखिरी कहानी है उसको सुनने का आपके पास अभी भी बहुत सारा समय है। आगे देखिए, बेताल यू आर हैरेसिंग मी, हैरेस का मतलब होता है किसी को परेशान करना। बेताल यू आर हैरेसिंग मी, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। प्रोटेस्टेड किंग विक्रमादित्य, दोस्तों प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना, PROTEST, और ये सेकंड फॉर्म है प्रोटेस्टेड। यदि आप वर्ब की मीनिंग नहीं जानते तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो क्या अर्थ निकला,
बेताल यू आर हैरेसिंग मी, प्रोटेस्टेड विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य ने विरोध किया, उन्होंने क्या कहा कि बेताल आप मुझे परेशान कर रहे हो। आई सैल्यूट यू योर सेंस ऑफ जस्टिस। सैल्यूट का मतलब होता है किसी का सलाम करना। आई सैल्यूट योर सेंस ऑफ जस्टिस, तो उसने क्या कहा कि मैं आपकी जो न्याय की जो समझ है, जो आपकी न्याय प्रियता है, उसको मैं सलाम करता हूँ। बेताल सैड लाफिंग, बेताल ने हंसते हुए कहा। एंड स्टार्टेड टू टेल हिज लास्ट स्टोरी एज फॉलोज, और जो उसने अपनी स्टार्टेड टू टेल हिज लास्ट स्टोरी, और अपनी जो उसकी अंतिम कहानी थी वो उसने सुनानी शुरू कर दी। एज फॉलोज मतलब कि निम्नलिखित। चलिए, इन एन आइलैंड नेम्ड बाली देयर लिव टू इनमेट फ्रेंड्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया। लिव का मतलब रहना, सेकंड फॉर्म लिव्ड, और आइलैंड का मतलब था द्वीप। इन एन आइलैंड मतलब कि एक द्वीप पर, नेम्ड बाली मतलब बाली नामक एक द्वीप पर देयर लिव टू इंटीमेट फ्रेंड्स, दो पक्के दोस्त रहते थे। इंटीमेट का मतलब होता है गहरे, पक्के। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, इन एन आइलैंड नेम्ड बाली देयर लिव टू इंटीमेट फ्रेंड्स मदन एंड रतन, मतलब एक बाली नामक द्वीप पर मदन और रतन दो दोस्त, मतलब दो गहरे दोस्त रहते थे। दे वर बोथ वाइज एंड नॉलेजेबल। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य, ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। जिस तरह से सिंपल प्रेजेंट होते हैं इस तरह से सिंपल पास्ट भी होते हैं। सिंपल पास्ट में वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में एडजेक्टिव नाउन को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और इस तरह के वाक्यों में भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है तो इन्हें नो एक्शन सेंटेंस कहा जाता है। दे का अर्थ होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। दे वर बोथ वाइज एंड नॉलेजेबल। वाइज का मतलब है बुद्धिमान और नॉलेज मतलब ज्ञानी, मतलब वे दोनों बुद्धिमान और ज्ञानी थे। वंस एक बार दे वेंट टू अ डिस्टेंट टाउन। दोस्तों डिस्टेंट का मतलब है दूर का, दूरस्थ, और टाउन मतलब शहर। और ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट। वंस एक बार दे वेंट वो गए, कहाँ गए, टू अ डिस्टेंट टाउन एक दूर शहर में गए, एक दूरस्थ शहर में गए। एंड अर्नड अ लॉट ऑफ मनी इन बिजनेस। अर्न का मतलब कमाना, सेकंड फॉर्म अर्नड, एंड अर्नड अ लॉट ऑफ मनी इन बिजनेस, और उन्होंने व्यापार में बहुत सारे पैसे कमाए। वाइल रिटर्निंग टू देयर होम टाउन। वाइल का मतलब दौरान और रिटर्न मतलब लौटना। वाइल रिटर्निंग टू देयर होम टाउन। होम टाउन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का रिहाइश का शहर, उसे होम टाउन कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, वाइल रिटर्निंग टू देयर होम टाउन मतलब वो अपने शहर लौटने के दौरान। दे सैट डाउन इन अ फॉरेस्ट टू टेक रेस्ट। सिट मतलब बैठना, सेकंड होम सेट, दे सैट डाउन वो नीचे बैठ गए, इन ए फॉरेस्ट एक जंगल में, टू टेक रेस्ट आराम करने के लिए। एंड काउंट देयर अर्निंग्स और अपनी जो उनकी अर्निंग्स थी, जो उनकी कमाई थी उसकी गिनती करने के लिए। आफ्टर टेकिंग रेस्ट, आफ्टर मतलब बाद में, आफ्टर टेकिंग रेस्ट आराम करने के बाद, दे गॉट अप वो उठे, गेट अप मतलब उठना, सेकंड में गॉट अप वे उठे। एंड पुटिंग ऑल देयर मनी और अपने सारे पैसों को रखते हुए, बिफोर देम अपने सामने, बिगिन टू काउंट इट वो उसे गिनने लगे। बिगिन मतलब शुरू करना, सेकंड में बिगिन टू काउंट इट, और वो उसको गिनना उन्होंने शुरू कर दिया है, कह सकते हैं गिनने लगे। वाइल दे वर बिजी काउंटिंग देयर मनी, ऑल ऑफ ए सडन अ वुमेन केम देयर वीपिंग एंड क्राइंग फॉर हेल्प। क्या अर्थ हुआ, वाइल दे वर बिजी काउंटिंग देयर मनी। वाइल मतलब दौरान, मतलब जिस दौरान वो व्यस्त थे। वाइल दे वर बिजी मतलब वो व्यस्त थे काउंटिंग देयर मनी अपने पैसों को गिनने में। ऑल ऑफ ए सडन, ऑल ऑफ ए सडन मतलब था अचानक, अचानक। अ वुमेन केम एक जो महिला थी वो आई, देयर वहाँ आई। वीपिंग मतलब कि रोते हुए, एंड क्राइंग और चिल्लाते हुए, फॉर हेल्प मदद के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जिस दौरान वो अपने पैसे गिनने में व्यस्त थे तभी अचानक एक महिला आई, केम देयर एक महिला वहाँ आई। वीपिंग एंड क्राइंग फॉर हेल्प मतलब मदद के लिए, रोते और चिल्लाते हुए। मदन आस्क्ड हर मदन ने उससे पूछा, व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर मतलब क्या मामला है। वाई आर यू वीपिंग आप क्यों रो रही हो। वेलिंग बिटरली द वुमेन सेड। दोस्तों वेल का मतलब होता है विलाप करना। वेलिंग बिटरली द वुमेन सेड मतलब कि बिलखते हुए, या कह सकते हैं कि विलाप करते हुए, फूट फूट कर विलाप करते हुए महिला ने कहा। और बिटरली मतलब फूट फूट कर, वेलिंग बिटरली द वुमेन सेड मतलब फूट फूट कर विलाप करते हुए महिला ने कहा। अ फ्यू डेज बिफोर मतलब कि कुछ दिन पहले,
वाइल आई एंड माई हस्बैंड वर पासिंग थ्रू दिस फॉरेस्ट। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब ऐसे वाक्य जहाँ वाक्य की टेल पर रहता रहती जैसे शब्द आते हैं वहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में फोर तुम लगाई जाती है। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, पासिंग थ्रू का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना। तो उसने क्या कहा, और वाइल मतलब दौरान, तो उसने क्या जवाब दिया कि अ फ्यू डेज बिफोर, कुछ दिन पहले, वाइल मतलब कि जब, जिस दौरान, आई एंड माई हस्बैंड मतलब मैं और मेरे पति, वर पासिंग थ्रू दिस फॉरेस्ट इस जंगल से होकर गुजर रहे थे, वी वर वेलेड एंड लूटेड बाय रॉबर्स। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। पास और आप इस चीज़ को याद रखें, साथ में आप इसे नोट भी कर लीजिए। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। वे लेड का वे ले, WAYLAY, वे ले फर्स्ट फॉर्म है और ये सेकेंड थर्ड फॉर्म है वे लेड। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। और दोस्तों वेले का मतलब होता है किसी पर घात लगाकर किसी पर हमला करना, सेकंड, और ये थर्ड फॉर्म है वेलेड, आप इसे नोट कर लीजिए। और लूट का मतलब किसी को लूटना, और ये भी थर्ड फॉर्म है। और जैसा मैंने आपको बताया आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए, जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव का वाक्य बनाएंगे तो वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, वी वर वेलेड एंड लूटेड बाय रॉबर्स मतलब हम पर हमला किया गया और हमें रॉबर्स मतलब कि लुटेरों के द्वारा लूट लिया गया। दे ऑल्सो किल्ड माई हस्बैंड। और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। ऑल्सो मतलब भी, दे ऑल्सो किल्ड माई हस्बैंड मतलब उन्होंने मेरे पति की भी हत्या कर दी। नाउ अब, आई हैव बिकम आ पॉपर। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना, जहाँ पर हैज़ हैव का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों पॉपर को आप नोट कर लीजिए, कंगाल का मतलब है पॉपर, स्पेलिंग आप इसे नोट कर लीजिए PAUPER। तो उसने क्या कहा, नाउ अब, आई हैव बिकम अ पॉपर मतलब मैं कंगाल हो चुकी हूँ, एंड हैव नो वेयर टू गो और मेरे पास कहीं भी जाने का कोई जगह नहीं है। आगे देखिए, बोथ द फ्रेंड्स वर मूव्ड बाय द सैड प्लाइट ऑफ द वुमेन एंड डिसाइडेड दैट वन ऑफ देम शुड हेल्प हर बाय मैरिंग हर। क्या अर्थ हुआ, बोथ द फ्रेंड्स वर मूव्ड बाय द सैड प्लाइट। दोस्तों सैड का मतलब दुखी और प्लाइट को आप नोट कर लीजिए। प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा, और मूव का अर्थ होता है द्रवित हो जाना, या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा भावुक हो जाना। जब हम किसी व्यक्ति की कोई भी समस्या सुनकर इस तरह से द्रवित हो जाएं, भावुक हो जाएं, तो उसे मूव होना कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, बोथ द फ्रेंड्स वर मूव्ड, जो दोनों दोस्त थे वो द्रवित हो गए मतलब कि भावुक हो गए, बाय द सैड प्लाइट ऑफ द वुमेन, महिला की इस दुर्दशा से, एंड डिसाइडेड और उन्होंने निर्णय किया, दैट की वन ऑफ दैम उनमें से एक, शुड हेल्प हर उसकी मदद करनी चाहिए, बाय मैरिंग हर उससे विवाह करके। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वो मतलब कि दोनों दोस्त उस महिला की जो दुर्दशा से भावुक हो गए और उन्होंने निर्णय किया, फैसला किया कि उनमें से एक को उसकी मदद करनी चाहिए, शुड हेल्प हर बाय मैरिंग हर उससे विवाह करके। व्हेन दे मेड हर अवेयर ऑफ देयर डिसीजन। दोस्तों मेक अवेयर का अर्थ होता है किसी को किसी बात से अवगत कराना, उसको जागरूक बनाना, और ये सेकंड फॉर्म है मेड। तो क्या अर्थ हुआ, व्हेन दे मेड हर अवेयर ऑफ देयर डिसीजन मतलब जब उन्होंने उसे अपने इस डिसीजन मतलब कि निर्णय कह सकते हैं फैसले से अवगत कराया, उसको अपने फैसले के बारे में के बताया। एक्सप्लेनिंग टू हर वाई उसको समझाते हुए, वाई इट वॉज नेसेसरी कि क्यों आवश्यक है, फॉर वन ऑफ देम उनमें से एक के लिए, टू मैरी हर, शी गेव हर कंसेंट। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, कंसेंट एक नाउन है, कंसेंट का अर्थ होता है किसी व्यक्ति की रजामंदी। शी गेव हर कंसेंट उसने अपनी रजामंदी दे दी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जब उन लोगों ने उसे इस अपने निर्णय से के बारे में, अपने डिसीजन के बारे में बताया, उसको अवगत करवाया, इस बात को समझाते हुए कि ये क्यों ज़रूरी है उन दोनों में से एक के लिए उससे विवाह करना। शी गेव हर कंसेंट मतलब इस बात को सुनकर उस महिला ने भी उनको अपना जो उसकी रजामंदी थी मतलब जो उसका कंसेंट था वो उसने उन्हें दे दिया। बट द प्रॉब्लम वॉज एज टू विच वन ऑफ दैम शुड मैरी हर। लेकिन जो समस्या थी वो थी कि एज
टू विच वन ऑफ देम शुड मैरी हर, कि उनमें से किसे उससे विवाह करना चाहिए। सो इसलिए द टू फ्रेंड्स रोट देयर नेम्स, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है दोस्तों। आप सेकंड फॉर्म को चाहें तो नोट कर लीजिए। राइट मतलब लिखना, सेकंड फॉर्म रोट। सो इसलिए द टू फ्रेंड्स रोट देयर नेम्स ऑन द टू स्लिप्स, जो दोनों दोस्तों ने अपने नाम लिखे ऑन टू स्लिप्स, दो पर्चियों पर, ऑफ पेपर मतलब दो कागज़ों की पर्चियों पर अपने नाम लिखे। एंड आफ्टर फोल्डिंग, और उनको मोड़कर, आफ्टर फोल्डिंग दैम मतलब कि उनको मोड़कर, आस्क द वुमेन महिला से कहा, टू पिकअप वन ऑफ द स्लिप्स मतलब महिला को उन्होंने एक पर्ची उठाने को कहा। द वुमेन पिकड अप वन स्लिप, जो महिला थी उसने एक पर्ची उठाई। पिक मतलब उठाना, सेकंड में पिकड अप, तो ये भी हमारा पूरा ही पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। द वुमेन पिकड अप वन स्लिप मतलब महिला ने एक पर्ची उठाई। इट वॉज मदन्स नेम रिटन ऑन इट, और इस पर मदन का नाम लिखा हुआ था। सो इसलिए मदन मैरिड हर वुमेन, मदन मैरिड द वुमेन, इसलिए मदन ने महिला से विवाह कर लिया। आगे देखिए, आफ्टर ए फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के बाद, मदन वॉज ब्लेस्ड विद ए सन। मदन वॉज ब्लेस्ड विद ए सन का अर्थ हुआ कि मदन के एक बेटा हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली ही डाइड सून आफ्टर द बर्थ ऑफ हिज चाइल्ड। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली एडवर्ब है, जिसका मतलब होता है दुर्भाग्य से, बदकिस्मती से, लेकिन दुर्भाग्य से ही डाइड, उसकी मृत्यु हो गई। सून आफ्टर द बर्थ ऑफ हिज चाइल्ड मतलब अपने बच्चे के जन्म के ठीक बाद उसकी मृत्यु हो गई। चलिए आगे देखिए, रतन वॉज वेरी मच पेन्ड एट हिज फ्रेंड्स डेथ। जो रतन था उसको अपने दोस्त की मृत्यु का बहुत ज़्यादा दुख हुआ। बट लेकिन देन अनदर प्रॉब्लम केम अप बिफोर हिम, लेकिन उसके बाद एक और समस्या आई। बिफोर हिम मतलब उसके सामने एक और जो समस्या थी वो आई। व्हेन मदन्स विडो डिमांडेड, जब मदन की विडो ने मतलब उसकी विधवा ने डिमांडेड मांग की, डिमांड मतलब मांग करना, उसने मांग की, और ये सेकंड फॉर्म है डिमांडेड हाफ ऑफ रतन्स प्रॉपर्टी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि बट देन अनदर प्रॉब्लम केम अप बिफोर हिम, उसके सामने एक और समस्या आई कि जब मदन की विधवा ने हाफ ऑफ द रतन्स प्रॉपर्टी मतलब कि रतन की आधी प्रॉपर्टी का, आधी संपत्ति की मांग की। डिमांड मतलब मांग करना, जब उसने आधी संपत्ति की मांग की। एज मदन हैड नो शेयर इन रतन्स बिजनेस, क्या अर्थ हुआ, जैसे कि मदन था, हैड नो शेयर इन रतन्स बिजनेस, उसका रतन के व्यापार में कोई भी शेयर नहीं था, मतलब कोई भी हिस्सेदारी नहीं थी। रतन रिफ्यूज्ड टू पार्ट विद हिज प्रॉपर्टी, जो रतन था उसने रिफ्यूज़ कर दिया। दोस्तों रिफ्यूज़ का अर्थ होता है किसी चीज़ से मना कर देना, इनकार कर देना। तो रतन रिफ्यूज़ टू पार्ट विद हिज प्रॉपर्टी मतलब रतन ने अपनी संपत्ति देने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों इस बात का मतलब आपको समझ ही आ गया होगा। जब मदन की मृत्यु हो गई और जो उसकी विधवा पत्नी थी वो रतन के पास गई और उसने उससे मांग की कि वो आधी जो प्रॉपर्टी है वो उसको दे। तो जो मदन और जो रीज़न था वो ये था कि मदन का रतन के व्यापार में कोई भी हिस्सा नहीं था, इसलिए जो रतन था उसने उसे संपत्ति देने से इनकार कर दिया। चलिए आगे देखिए, नाउ अब मदन्स वीडो अपील्ड टू द किंग्स कोर्ट। अपील का मतलब होता है अनुरोध करना, गुजारिश करना। अब जो मदन की विधवा थी उसने अपील की टू द किंग्स कोर्ट, राजा के दरबार में, राजा के दरबार में। द किंग हर्ड द केस, हियर मतलब सुनना, सेकंड में हर्ड, जो राजा थे उन्होंने इस केस को, इस मुकदमे को सुना। एंड डिलीवर्ड हिज जजमेंट, डिलीवर का मतलब देना, और उन्होंने अपनी जो जजमेंट थी, जो उनकी जो फैसला था वो उन्होंने सुनाया, या कह सकते हैं वो उन्होंने दिया। चलिए बेताल स्टॉप नरेटिंग द स्टोरी, जो बेताल था उसने मतलब कि बंद कर दी, स्टोरी कहानी सुनाना बंद कर दिया। ही डिड नॉट डिस्क्लोज व्हाट द जजमेंट ऑफ द किंग वॉज। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। डिस्क्लोज का मतलब होता है किसी चीज़ का खुलासा करना। तो क्या अर्थ हुआ, ही डिड नॉट डिस्क्लोज व्हाट द जजमेंट ऑफ द किंग वॉज, मतलब उसने जो जजमेंट थी, मतलब जो फैसला था राजा का, उसका उसने खुलासा नहीं किया।
तो इस बात को समझ ही गए होंगे, जो बेताल था उसने कहानी को सुनाना भी बंद कर दिया। उसके अलावा ही डिड नॉट डिस्क्लोज व्हाट द जजमेंट ऑफ द किंग वाज, और उसने इस चीज़ का भी खुलासा नहीं किया कि जो राजा की क्या जजमेंट थी, जो राजा का क्या मतलब कि राजा का क्या फैसला था, इस बात का भी उसने डिस्क्लोज नहीं किया, उसका खुलासा नहीं किया। ही आस्क्ड किंग विक्रमादित्य, उसने राजा विक्रमादित्य से पूछा, विक्रम वॉज मदन्स वीडो जस्टिफाइड इन डिमांडिंग शेयर, क्या जो मदन की जो पत्नी थी जस्टिफाइड, वो मतलब कि न्यायपूर्ण थी, मतलब क्या उसकी जो मांग थी वो सही थी, इन डिमांडिंग शेयर, हिस्से मांगने में, इन रतन्स प्रॉपर्टी, रतन की प्रॉपर्टी संपत्ति में हिस्सा मांगने की जो उसकी डिमांड थी, क्या वो सही थी, जस्टिफाइड मतलब क्या वो उचित थी। किंग विक्रमादित्य रिप्लाइड, जो राजा विक्रमादित्य थे उन्होंने जवाब दिया, यस हाँ, मदन स्वीडो वॉज जस्टिफाइड इन हर डिमांड, की जो मदन की पत्नी थी वो बिल्कुल न्यायपूर्ण थी, इन हर डिमांड, अपनी मांग में, मतलब जो उसकी मांग थी वो बिल्कुल ही न्यायपूर्ण थी, उचित थी। वाई, बेताल आस्ट, क्यों, बेताल ने पूछा। चलिए अब यहाँ से सुनिए, अब हमें पता लगेगा क्या रीज़न था। लिसन। चलिए दोस्तों, आज हम इस स्टोरी को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि जो स्टोरी है काफ़ी बड़ी स्टोरी है, तो एक वीडियो में इसको कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आज हम इसको यहीं तक रोकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आज शाम की वीडियो में या फिर कल दोपहर की वीडियो में मैं इसको कंप्लीट करके आपको सुनाऊँगा। तो यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और यदि आप अगला पार्ट भी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।